नमस्कार, मेरा नाम अवीक्षित सरस है। मैं एक 3D प्रिंटिंग एक्सपर्ट हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ। आपके समक्ष मैं 3D प्रिंटिंग की हिस्ट्री और इसके एवोल्यूशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। 3D प्रिंटिंग 1980s के डेकेड में इजाद हुई। ये डॉक्टर हिदेयो कोडामा ने इन्वेंट करा था, जो एक जापान के साइंटिस्ट थे। दुर्भाग्यवश इन्होंने इसको पेटेंट नहीं करा। 4 साल बाद एक अमेरिकन चक हल ने इसका फिर पेटेंट लिया, जो स्टीरियोलिथोग्राफी के था माध्यम से। वहाँ पे इन्होंने इसका पेटेंट लिया और इसको आगे बढ़ाया। एक कंपनी फाउंड करी 3D सिस्टम्स के नाम से। कुछ साल बाद स्कॉट क्रम्प ने स्ट्रैटसिस नामक कंपनी फाउंड करी, जिसमें इसने पेटेंट लिया फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। स्टीरियोलिथोग्राफी क्या है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग क्या है, ये हम आगे अपने वीडियोस में आपको बताएंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप चीज़ इन्वेंट करें तो उसका पेटेंट लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, जिससे आपके नाम पे ये रजिस्टर हो जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ ने 90 के दशक में रैप प्रोजेक्ट के नाम से 3D प्रिंटिंग को आगे बढ़ाया और इसको एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च कर पाएँ और इससे फ़ायदे उठा सकें। पिछले 10 सालों में आप देख सकते हैं, जी हाँ, पिछले 10 सालों में ये आप देख सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग कितनी आगे बढ़ गई है, कितने इसके पेटेंट्स एक्सपायर हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अब जानने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अब घुसने लग गए हैं। मुझे खुद 6 साल हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। ये हमारे पायनियर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर कोडामा, चक हल, स्कॉट क्रम्प। और ये जो मशीन है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ 3D प्रिंटर्स हैं, जो इजाद हुए थे सन 80 के दशक में। कुछ इवेंट्स हुए 80 से लेके आज तक, जिसमें ये इन्वेंट हुई। 90 के दशक में आप देखते हैं कि बाइंडर जेटिंग टेक्नोलॉजी, सेलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग और सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इजाद हुआ, आगे आए। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल यूज़र्स और इंस्टीट्यूशनल यूज़र्स इसमें जुड़े, अपने R&D में, अपने प्रोडक्शन में। और 90 के आखिर में आते आते मेडिकल एप्लीकेशंस काफ़ी आई सामने, जिसमें इनमें 3D प्रिंटिंग हॉस्पिटल्स, R&D सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स तक जाके पहुंची। स्कैनिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई। 3D स्कैनिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस तीनों को स्कैन करा गया और ऑब्जेक्ट्स को रिप्रोड्यूस करा गया। जो हम नॉर्मल स्कैनर यूज़ करते हैं वो केवल लेंथ और ब्रेड्थ में स्कैन करता है आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स, बट ये 3D स्कैनिंग है। इसके साथ साथ कलर 3D प्रिंटिंग भी आगे बढ़ती चली गई। कलर 3D प्रिंटिंग से मेरा मतलब है, जो आपके पीसेस थे वो अब रंगीन में भी आने लगे, और जो नॉर्मल थे वो ब्लैक एंड वाइट या सिंगल मोनोक्रोम में आपके पास थे, इस तरह से। कलर कैपेबिलिटीज़ का विस्तरण काफ़ी हुआ और 2000 के एंड के दशक में हम देखते हैं कि काफ़ी 3D प्रिंटिंग सर्विस ब्यूरोज भी आ गए, जहां कंपनीज़ ने 3D प्रिंटर फार्म्स या मल्टीपल 3D प्रिंटर्स लगाए और लोगों से ऑर्डर लिए, उनके कैट फाइल्स ली और उनको वापस उनके वेरियस प्रोडक्ट्स भी दे दिए गए। जहां छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स वो ईजाद करना चाहें, जो प्रोडक्ट्स वो बनाना चाहें, वो कैट के माध्यम से बनाते, अपनी फाइलें भेजते और ये 3D प्रिंटिंग सर्विस ब्यूरोज उनको वापस कर देते। ये 90 का दशक एक ई कॉमर्स का दशक था और 3D प्रिंटिंग ई कॉमर्स के साथ जुड़ती चली गई और इसका आगे व्याख्यात होता चला गया। ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग, जैसे आप देख रहे हैं, होती है और होती चली गई, जहां इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट अपनी जो है स्पेसिफिकेशंस देते हैं, अपनी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, उसको कैट के माध्यम से बनाते हैं, एक 2D या एक 3D कैट, जो भी उनको प्रोडक्ट बनाना है, एक डाई कास्ट मोल्ड का बनाते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, जैसे कि ये पॉइंटर, अगर इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, इसकी हाइट, थिकनेस हम क्या देना चाहते हैं। हमने वो सारी चीज़ें इनपुट करी, उसका हमने एक कैड बनाया या हमने उसका एक फ़िज़िकल वुडन डाई कास्ट या मोल्ड बनाया, उसकी हमने स्पेसिफिकेशंस चेक करी और हमने उसको प्रोडक्शन से जाने के पहले एक बार चेक करा, उसका फॉर्म, फिट, फील, साइज, शेप। अगर सब चीज़ें सही थी तो हमने उसको प्रोडक्शन में डाला। ये एक
ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मेकिंग या प्रोटोटाइपिंग है जो चलती आ रही है दशकों से, सेंचुरी से ऑल टुगेदर। बट व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग? सो अगर देखा जाए तो उसकी जो बुक डेफिनेशन है, 3D प्रिंटिंग इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स यूज टू create a physical model of a physical part or assembly using 3-dimensional CAD data। यहाँ जो CAD data है मैंने पहले भी बताया, it's very important। CAD CAD stands for Computer Aided Design Software, जहाँ पे आप जो है X, Y, Z एक्सिस या जो 3 डायमेंशंस हैं हमारे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इनके माध्यम से आप डिज़ाइनिंग करते हैं ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब आपका डिज़ाइन हो जाता है देन बेसिकली यूज़ 3D प्रिंटर वेयर लेयर बाय लेयर मटेरियल इज़ एडेड टू क्रिएट द प्रोडक्ट और टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सो ये एक ऑब्जेक्ट जिस तरह से हमने बनाया है, ये लेयर बाय लेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप बनता चला गया और ये एक आपके सामने तैयार हो गया, आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आइदर वे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दिस इज योर एडिंग मटीरियल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आप मटीरियल ऐड कर रहे हैं लेयर बाय लेयर और अपना ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं। जिन लोगों ने CNC मशीन्स का नाम सुना है और उनको यूज़ किया है वो जानते हैं कि एक CNC मशीन इज़ अ डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर you are chiseling out the non-required materials and you get the object. Here you are adding materials on the other hand in 3D printing, so it is also called additive manufacturing or rapid prototyping, and because it is rapidly creating the prototypes and giving you the same, right? So here you see that जो आपका डिज़ाइन है वो पहला स्टेप है, पहला पायदान है जिसमें आप शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वेयर यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग हियर। जब आपका डिज़ाइन तैयार हो जाता है देन यू आर बेसिकली एक्सपोर्टिंग व्हाट वी कॉल अ .stl फाइल। .stl फाइल इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट इन 3D प्रिंटिंग। जैसे आप अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया, .doc फाइल एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रिंटर्स में और वहाँ से आप प्रिंट आउट्स लेते हैं। G कोड इज़ नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ द 3D प्रिंटर, जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। M कोड्स हम नॉर्मल प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं एंड इवेंचुअली व्हाट यू गेट इज़ बेसिकली योर प्रिंट, योर 3D प्रिंट। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये हमने डिज़ाइन किया पहले CAD में, उसमें हमने फिर उसकी STL फाइल एक्सपोर्ट करी। STL फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद एक 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया और हमारे पास अपना 3D प्रिंट तैयार होके निकल आया। सो इट्स अ वर्किंग प्रोटोटाइप, इट्स अ वर्किंग मॉडल एट द एंड ऑफ द डे, द शैसी, एंड इसके अंदर फिर आप जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चाहें, उपकरण चाहें वो लगा सकते हैं। सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यू हैव एन आइडिया, दैट आइडिया इज यू यूज़ अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट द सॉफ्ट मॉडल ऑफ द CAD, and then from soft model you get a physical part, a functional part, a usable part or prototype at the end of it. जो हमारे G codes हैं that's nothing but in set of instructions जो आपके प्रिंटर को बताते हैं कि कहाँ पे स्टॉप, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे रुकना है और कैसे उसकी हाइट अटेन करनी है। ये एक आपके 3D प्रिंटर का नोज़ल है जो आपको बताता चला जाएगा लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड होता जा रहा है और कितना हो रहा है। सो सवाल ये है हमारे सामने फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द फ्यूचर गोइंग टू बी? क्या मैन्युफैक्चरिंग विल कम क्लोजर टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन या लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट हमें रह जाएगी इस माध्यम से, या फिर क्या हमको जो हम सामान अपना बना रहे हैं उसको स्टोर करने की आवश्यकता रहेगी या नहीं? सो बेसिकली आप ये देख सकते हैं इस चित्र में कि अभी जो फिलहाल हो रहा है, यू आर डूइंग फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज़ योर लॉजिस्टिक्स जिसमें आप सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, थर्ड इज़ योर वेयर हाउसिंग जहाँ पे आप उसको स्टोर करते हैं, एंड फोर्थ इज़ द मार्केट और या कंजम्पशन जहाँ पे आप उसको कंज्यूम करते हैं। सो दीज बेसिकली 4 स्टेप्स इज़ द करंट वे द मैन्युफैक्चरिंग टू कंजम्पशन इज़ हैपनिंग। बट थ्रू 3D प्रिंटिंग हम एक लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां पे डायरेक्टली जो आप बना रहे हैं वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो मिडिल की 2 हैं इनको एलिमिनेट करा जा रहा है, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग,
सो यू कैन सी कि हाउ मच ऑफ सेविंग्स इट विल कम फॉर द एंड यूज़र, कितनी बचत होगी लोगों के लिए जो सीधा जो बनाना चाहते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका आइडिया है वो क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे. सो ट्रूली स्पीकिंग, इफ़ आई वुड से द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड. ऑलराइट, हम एक इस स्थिति पे पहुंच गए हैं 21वीं शताब्दी के उसमें कि ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं. आपके पास आइडिया है, आपके पास ज़रूरत है कोई चीज़, आपके पास एक केवल कैट सॉफ्टवेयर है जो आपने उसके अंदर अपने डायमेंशंस इनपुट करे, आपने अपना प्रोडक्ट बनाया विच इज़ नॉट देयर इन द मार्केट, कंप्लीटली डिफरेंट, और जो भी आपको चाहिए चीज़ वो आपने बना दी. मसलन के तौर पे ये सज्जन जो है एक नासा के द्वारा भेजी हुई पिक्चर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. वहाँ पे इन्होंने एक 3D प्रिंटेड पार्ट जो है हाथ में ये पकड़े हुए हैं, इन्होंने बनाया है. सो बार बार धरती से पेलोड्स भेजने की ज़रूरत नहीं है स्पेस में, वहीं पे स्पेस में 3D प्रिंटर लगा हुआ है, एक ज़ीरो ग्रेविटी 3D प्रिंटर, और वहीं पे जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. यहाँ से केवल फाइलें चली जाती हैं और वहाँ पे जाके वो 3D प्रिंट हो जाती हैं. तो कितनी कॉस्ट सेविंग है, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो रही है. सिमिलर थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन इन वेरी फार फ्लंग प्लेसेस इन इंडिया, एंड वी विल सी दिस ऑल्सो कि कैसे डिफेंस कैन बी बूस्टेड. सियाचिन में हमारे पोस्ट फॉरवर्ड हैं, और या BSF जो है रिमोट पेट्रोलिंग करता है बॉर्डर्स पे, वहाँ पे कैसे आप 3D प्रिंटर के ज़रिए इस चीज़ों को मोर एफिशिएंटली, मोर बेटर कर सकते हैं. सो मास मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग, हम एक शिफ्ट देख रहे हैं जहाँ पे 100 साल पहले फोर्डिज्म था, फैक्ट्री सिस्टम था जो ये कहता था कि मास मैन्युफैक्चरिंग एक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सामान बनाया जाए, परंतु हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सामान कस्टमाइज़ करके बनाया जा सकता है. हर एक की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एक की अपनी ज़रूरतें हैं. वाई डू यू नीड टू हैव मास मैन्युफैक्चर्ड व्हेन यू कैन हैव कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग? एंड कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इज़ द नेम ऑफ द गेम इन द 21st century, माई फ्रेंड्स. वी आर ट्रूली इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आप सब ने जो पहली औद्योगिक क्रांति थी, दूसरी औद्योगिक क्रांति या तीसरी औद्योगिक क्रांति, उन सब के बारे में पढ़ा है, सुना है और शायद देखा भी होगा कईयों ने. बट वी आर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दिस इज़ द रियल एज, दिस इज़ द रियल रेवोल्यूशन विच इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड. अगर आप ये सोचें कि अभी भी आप कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के दशकों में हैं, तो ये आपकी सोच गलत है और आप 3D प्रिंटिंग के ज़रिए में हैं. And here what we are talking about, and this has always been the case for last so many decades and maybe 1 or 2 centuries also, the focus is on reducing costs, the focus is on boosting efficiency, boosting productivity. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने टॉपिक आपके सामने छेड़ा. इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, 3D प्रिंटिंग भी उसके अंदर है जो आप देख सकते हैं. ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी इसका ज़रूरत है यहाँ पे, और इसके साथ साथ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, AR, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि और भी टेक्नोलॉजी जुड़ी हैं. तो यदि आपने इनके बारे में नहीं सुना है या नहीं देखा है तो आप इनके बारे में देखें. और 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहेगी और आपके साथ ही चलती जाएगी. सो various 3D printing technologies are there. अगर आप देखें, we have already talked about fused deposition modeling as being the central one. So 3D printing, fused deposition modeling is the most entry level and the oldest technologies. अगर आपको याद हो, ये 80 के दशक में इसका इजाद हुआ था. Second is the stereolithography, which Chuck Hull patented, और इसका भी 80 के दशक में इजाद हुआ. एंड द थर्ड विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इज़ द सेंटर वन सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग. अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं ये क्या है. फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग इज़ अगेन, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज आर बेसिकली लेयर बाय लेयर ऑफ एडिंग मटीरियल्स एंड क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. सो लेयर बाय लेयर मटीरियल ऐड होता है इस बिल्ड प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से फिलामेंट आपका जाता है अंदर और एक 3D प्रिंट या ऑब्जेक्ट का निर्माण होता चला जाता है. ये एक एंट्री लेवल टेक्नोलॉजी है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, या FDM भी इसको बोला जाता है. इट्स लो कॉस्ट,
मोस्ट ओपन सोर्स भी इसके सारे मटेरियल्स हैं, इसकी फाइल्स जो हैं वो इंटरनेट पे हैं। सो अगर आप चाहें तो एक्चुअली आप एक फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग बेस्ड FDM 3D प्रिंटर खुद भी बना सकते हैं अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में। ये एक बहुत ईजी टू मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी है, इसकी वाइड स्प्रेड यूजेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी है, it's very easy to operate once again, and the results that you see are very quick. So traditional prototyping अगर कुछ हफ्ते या कुछ दिन में आपको एक प्रोडक्ट निर्माण करके देती है, so through FDM 3D printers ये निर्माण कुछ ही घंटों में करा जा सकता है आपके अपने स्कूल, आपके अपने कॉलेजेस के अंदर। So various materials are used in FDM like ABS, PLA, nylon, wood, glow in the dark, chocolates या ceramic, concrete 3D printers इत्यादि, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके यूज़ से बनाए जा रहे हैं। सेकेंड, स्टीरियोलिथोग्राफी, जो चक हल ने पेटेंट करी थी 80 के दशक में, एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी expense is about 10 times that of the FDM 3D printers. The surface finish is very smooth, is good for casting, और ज्वेलरी में दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है, बिकॉज द सरफेस फिनिश इज़ वेरी स्मूथ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक SLA द्वारा निर्मित 3D प्रिंटेड पार्ट है, जिसकी अदर 3D प्रिंटेड पार्ट्स के कॉन्ट्रास्ट में जो सरफेस फिनिश है वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी चिकनी है। सो इसको कास्टिंग में भी काफ़ी यूज़ करा जाता है। जो इसका रॉ मटेरियल है वो एक रेसिन है, और एक कैड की इसमें आपको माहिरता चाहिए। अगेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, सो ऐसा कुछ नहीं कि इसकी काफ़ी एक्सपेंसिव होगी आउटपुट, but yes, the machine is expensive because it's using superior technology than FDM to make this through photopolymer resin। हम जो है ये products इनका निर्माण कर रहे हैं। थर्ड, डिफरेंशिएटिंग टेक्नोलॉजी सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग या SLS। इसके पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव, और मशीन्स अगेन 10 गुना ज़्यादा स्टीरियोलिथोग्राफी SLA मशीन्स के दरमियान होती हैं। इसका यूज़ एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज़ में करा जाता है, जहाँ पे प्रिसिशन काफ़ी महत्व रखती है, एंड प्रिसाइज पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ इवन 2 माइक्रॉन्स और 5 माइक्रॉन्स और लेस आर रिक्वायर्ड। इंडस्ट्री वाइड यूज़ हो रहा है इन वेरी हाई एंड इंडस्ट्रीज़, एंड ग्रेटर एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है इस मशीन्स को रन करने के लिए, उन कैड डिज़ाइंस को बनाने के लिए। पोस्ट प्रोसेसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, एंड द रॉ प्रोडक्ट विच इज़ जस्ट आउट ऑफ SLS machine cannot be simply used. You need to do some heat treatment processes in order to use those parts. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा आती है, और वेरियस रॉ मटेरियल्स जैसे टाइटेनियम, जैसे एलुमिनियम या कॉपर, ग्लास इत्यादि, नायलॉन आर बीइंग यूज्ड इन SLS टू मेक द प्रोडक्ट्स। There are many other offshoots of 3D printing technologies. Multi-jet fusion उनमें से एक है जो काफ़ी आजकल दौर में चल रहा है, और इसके ज़रिए अफोर्डेबल मास कस्टमाइज्ड पार्ट्स बनते जा रहे हैं दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में। DLP एक SLA का ऑफशूट है जो हायर सरफेस फिनिशेस दे रहा है FDM के मुकाबले, और इलेक्ट्रॉनिक बीम मेल्टिंग भी एक ऑफशूट है ऑफ SLS टेक्नोलॉजी विच इज़ अगेन बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री। कौन सी टेक्नोलॉजी कब यूज़ करी जाए, ये एक बहुत अहम सवाल है, और इन फैक्टर्स पे वो काफ़ी डिपेंडेंट है। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका प्रोडक्ट क्या है जो आप बना रहे हो, क्या यूटिलिटी है, आप क्या चीज़ है जो बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अपनी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है। अगर वो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है
या अगर वो प्रोडक्ट बहुत चीप है, घरेलू यूज़ के लिए है या आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, सो आप जनरली प्रेफर करेंगे वो एफडीएम में बन जाए। पर अगर आप एक फॉसेट बना रहे हैं मसलन के तौर पे, आप उसको एक सुपीरियर फिनिश, सुपीरियर लुक देना चाह रहे हैं, सो आपको जो है यूज़ करनी होगी SLA या SLS टेक्नोलॉजी, बिकॉज द एंड प्रोडक्ट, द एंड रिजल्ट हैज़ टू बी वेरी वेरी फाइन एंड वेरी वेरी सुपीरियर। चौथी अहम चीज़ है फाइनेंस, कि आपकी फाइनेंस की स्थिति क्या है जो आपको एफडीएम यूज़ करने पे मजबूर कर रही है, या आप अफोर्ड कर सकते हैं SLA या दूसरी टेक्नोलॉजी। एंड अल्टीमेट व्हाट इज़ योर नीड, व्हाट इज़ एक्चुअली योर रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज़ R&D और वेदर इट इज़ अ सिंपल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या आपको एक गो टू मार्केट, या आपको एक आइडिया जो है, या आपको अपनी थीसिस के साथ सपोर्ट करने के लिए एक पार्ट चाहिए। सो मैं कहूँगा जब आप इंडस्ट्री में हैं या फिर आप किसी इंक्यूबेशन सेटअप में भी हैं यूनिवर्सिटी के, यू शुड सी एंड you should understand that 3D printing is very very ideal, where there is a very heavy stress on test marketing, where you want to see whether your product is actually able to pass the test or the requirements of potential customers or even potential investors. आप एक proof of concept बना रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, और वो एक आगे पिच करना है, वो एक आगे आपको लेके जाना है। आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिटेड है, यू आर बूटस्ट्रैप्ड, यू आर कंस्ट्रेंड ऑफ द फाइनेंसेस, आपके पास बिग बजट्स नहीं हैं। सो यहाँ 3D printing becomes very very useful, and also you don't know how big is the market size and what is the लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन जो आप लेके आ रहे हैं, परंतु आप ये सब चीज़ें एक बहुत अच्छी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग यू कैन गिव टू योर कस्टमर्स व्हेन यू आर यूजिंग 3D printing. एडवांटेजेस की बात करी जाए, सो देर इज़ अगेन फुल ज्योमेट्रिकल फ्रीडम दैट यू गेट व्हेन यू आर यूजिंग 3D printing. आप कुछ भी कैसा भी शेप बना सकते हैं, और आप जैसे ये फ़ोटो देख रहे हैं, इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि आप CNC मशीन्स या फिर आप बाय हैंड भी जो है ये बना सकें। सो एक फुल ज्योमेट्रिकल फ्रीडम आपको मिलती है बनाने के लिए। सेकेंडली, जो कॉम्प्लेक्स आपकी प्रोसेस हैं इन टर्म्स ऑफ असेंबली, वो रिड्यूस हो जाती हैं। ये एक विसल जो इट्स अ वेरी इनॉक्वस लुकिंग प्रोडक्ट दैट वी हैव, but whistle is made using 3-part assembly. One, the body; second, the ball; and third, it's the cap or the cover. ये तीनों हम जब यूज़ करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं, तो हमारी एक विसल हम तैयार होती है जो मार्केट में हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। बट अ 3D printed whistle on the other hand is made in one shot in a 3D printer. So the body, the ball and the cap, all three are made using in the same 3D printer in one go. So आपका जो assembly work है वो बच जाता है। So it's reducing the complexity. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, through 3D printing, through on demand manufacturing, आपको physical stocks carry करने की ज़रूरत नहीं है। जब required है तब आपने फाइल कमांड दी and you get your part. So it's on demand manufacturing, no need to carry any stocks. It's resource efficient in terms of the material that we are using, for example PLA or polylactic acid, which is made of corn and starch. It is biodegradable, it is able to degrade when submerged in water or put in the soil. So it's a plastic which is biodegradable and does not stay on earth for very long. Since ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे वेस्टेज कम है, आपकी लेयर बाय लेयर मटेरियल इज बीइंग एडेड टू क्रिएट द प्रोडक्ट, सो you get the end product which is not like a CNC where you have the product plus the wastage. The other thing I would like to talk is no tooling is required. कोई इसमें आपकी टूलिंग की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फार मोर एफिशिएंट है। कोई आपको डाई कास्ट मोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी कम है। आपका जो गो टू मार्केट है वो काफ़ी क्विक है। इट्स मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू आपको CNC या लेथ मशीन जहाँ पे आपको टूलिंग पहले करनी होगी, फिर आपको एक प्रोडक्ट बनेगा। सो
कई दिन कई हफ्ते लग जाते हैं इन्हीं कामों करने। सो येस, वंस अगेन इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग वेयर द प्रोडक्ट इज़ मेड वेयर इट इज़ बॉट एंड नॉट कि द प्रोडक्ट इज से मेड इन चाइना और वो शिप होके जब हिंदुस्तान आता है, सो अगेन मैनी वीक्स और मे बी अ मंथ इज़ रिक्वायर्ड इन दैट। और यदि आप ऑफिस में हैं, सो इट्स एन एडिशनल ऑफिस ऑटोमेशन टूल ऑल्सो, जस्ट लाइक एनी अदर प्रिंटर और स्कैनर दैट यू मे हैव इन ऑफिस। सवाल ये नहीं है कि क्या बन सकता है, वॉट कैन बी मेड, बट मे बी वॉट कैनॉट बी मेड। हेयर यू सी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने भी आपको कई सारे दिखाए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयज़, प्रोस्थेटिक्स, मेडिकल मशीन पार्ट्स काफ़ी अहम है। इवन कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज क्लोथिंग, या आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है आर्ट का, सो वो आप 3D प्रिंटर के द्वारा बना सकते हैं, या फिर कोई आप जो है ज्वेलरी अपने आप बना रहे हैं वो कर सकते हैं। मॉडल्स और गाड़ियाँ भी बन रही हैं 3D प्रिंटिंग के द्वारा, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, जिनमें कहीं ज़्यादा कहीं आपको जो है शैसी आपकी जो है हेडलाइट्स एंड ऑल आर फिटेड लेटर, द टायर्स आर फिटेड लेटर एंड दे आर मेड। कंक्रीट 3D प्रिंटिंग के ज़रिए बिल्डिंग्स बनी हैं चाइना में, यूरोप में, यूएस में। और फूड 3D प्रिंटिंग काफ़ी अहम है, जिसके ज़रिए आप चॉकलेट्स को जो है थ्रू द सिरिंज यू आर पुशिंग एंड यू आर मेकिंग वेरियस कस्टमाइज्ड फूड्स विच आर एडिबल। एरोप्लेन्स हैव बीन मेड, pills have been made, which is very interesting in terms of customized and personalized drug delivery systems, जहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि कितनी आपकी डोजेज, कितनी आपकी मल्टीपल एलिमेंट्स यदि हैं तो उनकी स्पेसिफिकेशन यू कैन पुट इन 3D प्रिंटेड पिल्स एंड यू कैन गिव टू द पेशेंट्स। सो 5-10 पिल लेने के बजाय एक पिल में ही आपका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिवली करा जा रहा है। यूजिंग बायो 3D प्रिंटिंग, मैनी ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर बीइंग प्रिंटेड, विच इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द ह्यूमन लाइफ। And lastly, as I mentioned, you can also make molds using 3D printing. बहुत एप्लीकेशंस हैं 3D प्रिंटिंग की। कुछ एप्लीकेशंस की अगर बात करी जाए, सो सैम्पलिंग, कस्टमर सैम्पलिंग एक बहुत अहम एप्लीकेशन है, जिसके लिए कस्टमर कोई आपको पैसा नहीं देता मार्केट में। वो चाहता है कि आपसे फ्री में सैम्पल करा दे, और जो है वो सैम्पल अगर फेल हो जाता है तो वो कॉस्ट आपके ऊपर होती है। बट इन 3D प्रिंटिंग यू कैन डू सैम्पलिंग वेरी कॉस्ट इफेक्टिवली। फंक्शनल पार्ट्स की जहाँ तक बात है, मैंने आपको बताया कि डाई मोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फंक्शनल पार्ट बना सकते हैं और आप जो है वो अपने यूज़ में ले सकते हैं। स्पेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो हज़ारों लाखों की तादाद में निर्मित किए जाते हैं, एक पोटेंशियल एक्सपेंस, एक पोटेंशियल यूज़ के लिए, एक प्रॉबेबल यूज़ के लिए, परंतु उनका यूज़ हो या ना हो ये कहने की बात है। और बहुत सारे स्पेयर्स वेस्ट भी हो जाते हैं, इन्वेंट्री ब्लॉक्ड रहती है, रियल एस्टेट फंसी रहती है। सो 3D प्रिंटिंग, एज आई मैंशनड, यू कैन मेक स्पेयर्स ऑन डिमांड on your requirement. And lastly, R&D, it's very efficient, it's very important कि आप अपने जो confidential, आप अपने जो proprietary designs और अपने जो ideas हैं वो आप लीक नहीं होने देते। और ख़ास तौर से डिफेंस जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, स्पेस, वहाँ पे 3D प्रिंटर्स का काफ़ी इस्तेमाल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है। If you see the comparison between the conventional manufacturing and 3D printing, so हम देखते हैं कि conventional manufacturing या traditional form of manufacturing में supply chains बहुत लंबी थी, आपकी जो है gestation period लंबा था, there is a huge amount of credit risk which is there is amount of slow development and lot of rigidity in the process. बट 3D प्रिंटिंग जिस तरह से आपने देखा पिछली स्लाइडों में, दैट इट्स मच मोर एफिशिएंट, लेसर रिजिडिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, शॉर्टर सप्लाई चेन्स विच लीड्स टू लोअर रिस्क। अब ये है कि फैशन बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब आप क्या करें, आपके पास पुराना इन्वेस्टेड टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल पिक्चर ट्यूब्स एक बड़ी अहम प्ले करती थी जब टीवीज़ आए थे 80 के दशक में, एंड 90 डेकेड ऑनवर्ड्स यू सॉ द रिप्लेसमेंट ऑफ LCD screens, and in 2000 other high-end technology came in. So what happened to those older technologies? Again, those factories unfortunately got redundant and they were a lot of capital were blocked.
So 3D printing on that matter scores all above the conventional manufacturing. But here I would also like to say that mass manufacturing or using dies, cast or molds, you see a downward sloping line like this, एंड विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपकी डाई की कॉस्ट 1,00,000 रुपये है और आपने जो है 10,000 पीसेस बनाए हैं तो 10 रुपये पर पीस आपकी कॉस्ट आ गई. परंतु 3D प्रिंटिंग में अगर आपकी एक पार्ट की कॉस्ट 100 रुपये है तो वो 100 रुपये ही रहेगी यहाँ पे, और it will continue to remain and you will not have the benefit of economies of scale. So there is a simple tip here that use 3D printing where the cost of making the die is much more, cost of making the die is much more than the actual physical part which is required to be made. So that is a tip that I leave it to you, and do write me a question if you have any queries. Thank you so much for listening.